नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजमिश। दिन के 9:30 बजे का वक्त होता है जब हम कारोबार जगत की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये समय होता है मार्केट ओपनिंग का। आपको बताएंगे कि आज बाजारों की कैसे शुरुआत हुई है, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। डिजिटल टैक्स खत्म करने सहित 35 संशोधनों के साथ बजट हुआ पारित। 50,65,000 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान। वित्त मंत्री ने कहा बजट में कुल 50,65,000 करोड़ रुपए के इस साल देश के विकास पर किए जाएंगे खर्च। भारत में 284 अरबपति, कुल संपत्ति 98 लाख करोड़ रुपए। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय बनी। ट्रंप के टैरिफ वॉर की हो रही है चौतरफा निंदा। रेसिप्रोकल टैरिफ के संबंध में भारत उठा रहा है कई कदम। कनाडा ने किया कारोबारी संबंध समाप्त करने का ऐलान। और सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार में नजर आई तेजी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 10 अंकों की बढ़त के साथ 77,600 के पार। निफ्टी 15 अंक ऊपर 23,600 के पार कर रहा है कारोबार। तो ये कुछ बड़ी खबरें जो आज की सुर्खियां हैं कारोबार जगत की। बजट पारित हो चुका है, संसद की मंजूरी मिल चुकी है, यानी अब खर्चे होने शुरू हो जाएंगे। इसका असर आपको आर्थिक विकास पर भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह की आज ओपनिंग हुई है बाजार की, और शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी के साथ मिले संकेतों से, क्योंकि ये इंडेक्स बताता है कि आज भारत के बाजार किस तरह से खुलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं आज के बाजारों की शुरुआत। और गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 13 अंक नीचे 23,747 का स्तर आज दिखाई दिया। तो आज फिर से मिलाजुला असर देखने को मिल सकता है। भारतीय शेयर बाजारों में किस तरह से आज उठापटक होगी उस पर हमारी रहेगी निगाह। लेकिन आज शुरुआती कारोबार में केवल 9 अंक 10 अंक ऊपर 77,615 के स्तर पर कारोबार करता हुआ सेंसेक्स की ओपनिंग। भले ही थोड़ी ही तेजी हो कल के मुकाबले, लेकिन ये पॉजिटिव टेरिटरी में होना एक सकारात्मक संकेत। निफ्टी से भी कुछ उसी तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं। आपको बताते हैं कि निफ्टी 50 आज किस तरह शुरुआती कारोबार में कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी में 15 अंकों की बढ़त है 23,606 पर। और पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट में हलचल इस लिहाज से हो रही है क्योंकि टैरिफ वॉर की शुरुआत हो चुकी है। ऑटो सेक्टर पे एक बड़ी गाज गिरी है। हमने देखा कि अमेरिका में भी जो ऑटो सेक्टर है उसमें गिरावट आई है। यूरोपीय बाजारों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं पूरी दुनिया भर के बाजार हम आपको बताएंगे। लेकिन भारत में आज ओपनिंग पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। आम बजट 2025 को संसद ने मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने 35 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक को लोकसभा को वापस कर दिया है। इसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% का डिजिटल टैक्स हटाना भी शामिल है। इसके साथ ही संसद में 1 फरवरी से शुरू की गई पूरी बजट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्यसभा ने विनियोग विधेयक को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले लोकसभा ने 25 मार्च को वित्त विधेयक और 21 मार्च को विनियोग विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी। और वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने जो 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया है, वो मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। बजट में करीब 51 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है, जो इस साल यानी 24-25 में देश के विकास पर खर्च किए जाएंगे। पिछले वर्ष की तुलना से ये 7.4% ज्यादा है। Major steps have been taken towards Indian taxpayer, both in the sense of the personal income tax and also for those businesses which depend on import of raw material and also have encouraging policies which can help exports. Once we came up with the tax proposals and presented it before the Honorable Prime Minister, he readily agreed and said we should honor the Indian taxpayer, so please, this is something which I support. So I am grateful for having made the entire finance ministry's job easier when we went with a proposal, because the tendency would be for the finance ministry to be cautious, not to let go revenues. But here we really wanted to use this opportunity to make sure that we respect the Indian taxpayer, and that's where we moved towards giving this 12 lakh
as the number till which no one will have to pay any tax. तो एक बार फिर से वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास को जो तोहफा लेने का जो विचार आया था वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खुद आया और वित्त मंत्रालय ने इसे एक तरह से इंप्लीमेंट किया। अब हम बात करते हैं जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसका जिक्र कल बजट की चर्चा के दौरान किया गया। इसका फायदा सभी को मिल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने वित्तीय अनुशासन पर आगे बढ़ते हुए जो वित्तीय घाटे का लक्ष्य है उस पर वो वित्तीय अनुशासन के साथ काम करती रहेगी। Action proves what we have done in terms of digital public infrastructure under the leadership of Prime Minister Modi. So, the concern expressed by the former finance minister has been squarely addressed. Similarly, in the fiscal deficit related concern that he's expressed, I'm sure he will now appreciate that we have laid the path both for the immediate term and the medium term, and we shall achieve it like we've done it till now, all the 4-5 years. This year ends the number, coming year will end the number, below 4.5% fiscal deficit. Not 1 year's slippage. I'm sure this should give him adequate confidence to believe and trust in Prime Minister Modi's leadership. तो किस तरह से आपने देखा कि जो वित्तीय अनुशासन है वो वित्त मंत्री का पूरा भरोसा है कि ये न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया भर के निवेशकों को जो वित्तीय अनुशासन के जरिए यानी वित्तीय घाटे को जो काबू में रखना है, 4.5% का लक्ष्य जो रखा गया है उसको लेकर के कितना बड़ा कॉन्फिडेंस निवेशकों के मन में आ सकता है, इसका एक बार फिर से कल जिक्र हुआ। इसी के साथ अब पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अरब खर्च करने की जो प्रक्रिया है देश के विकास पर, उसकी शुरुआत हो जाएगी। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। और जो हमारा आज का फोकस है वो है टैरिफ वॉर, क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि इसका क्या कुछ असर होगा। सारे देश अपने अपने हिसाब से अंदाज लगाने में जुटे हुए हैं कि अब जो टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, और पहला अगर निशाना कोई सेक्टर बना है तो वो है ऑटो सेक्टर। किस तरह से देखते हैं कि क्या कुछ बड़ी बातें हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय संघ कनाडा के साथ मिलकर के अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यह उनका रिटेलिएटरी बयान है। जब कनाडा और ईयू ने कहा कि यह बहुत ही खतरे की बात है, तो अमेरिका ने कहा है तो हम उन पर भारी टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ पहले से जो तय दर हैं उससे भी ज्यादा होंगे, ताकि अपने देश और दोस्तों की रक्षा की जा सके। तो एक तरह से ये ट्रंप के जो सुर हैं वो कहीं से भी ढीले पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब पूरी दुनिया में जब एक तरह से उनके ऊपर विरोध का सुर सुनाई देने लगा तो ऐसा लगा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कुछ और इस पर रियायत कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर फिर से कनाडा और यूरोपियन यूनियन एक साथ मिलकर के आते हैं तो हम और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। अब देखते हैं कि मार्क कैनी जो कि प्रधानमंत्री है कनाडा के, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। बयान उनका यह है कि कनाडा का जो अमेरिका के साथ पुराना रिश्ता था, जो बुनियादी तौर पर अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने, आपस में जो साझेदारी करने का था, अब वो समाप्त हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य सहयोग को लेकर के जो आधारित रिश्ता था अब वो समाप्त हो गया है। इसका प्लीज नेक्स्ट दे दें। मार्क कैनी जो कि प्रधानमंत्री है कनाडा के, इन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा और सैन्य सहयोग को लेकर के गहरा करने पर अमेरिका के साथ रिश्ता था अब उसको समाप्त माना जाए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कनाडा की तरफ से। और इसी के रिटेलिएशन में ट्रंप ने यह कहा कि अगर कनाडा और यूरोपियन यूनियन, ऐसा क्यों कहा क्योंकि इसके बाद हम बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है इस पूरे टैरिफ वॉर को लेकर के। और अगले बयान की तरफ चलते हैं। और अगला बयान है जो बहुत इंपॉर्टेंट बयान है उर्सुला वॉन डेर लेयन का, जो कि अध्यक्ष है यूरोपियन यूनियन की। सारे के सारे जो यूरोपीय संघ के देश हैं उनकी अध्यक्षता करती। उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव उद्योग नवाचार यानी इनोवेशन, प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन और ऊंची गुणवत्ता वाली नौकरियों का वाहक है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब जनरेटर है। और जो ये फैसला लिया गया है टैरिफ का अमेरिका की तरफ से, ईयू और अमेरिका दोनों में व्यापार और उपभोक्ताओं के लिए ये बुरी खबर है। बिल्कुल सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये उपभोक्ताओं के लिए और दोनों ही इकोनॉमीज के लिए यानी अमेरिका और ईयू के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। और अब हम इस घोषणा का और आगामी अमेरिकी कदमों का मूल्यांकन करेंगे। इसका मतलब यूरोपियन यूनियन और अब अमेरिका में सीधे तौर पर ठन गई है। कनाडा ने जब इस तरह से अपने रिश्तों की समाप्ति की घोषणा की तो फिर अब लगने लगा कि ये कनाडा और यूरोपियन यूनियन एक ही सुर में बात कर रहे हैं। और ये देखिए जेनिफर सफाबैन जो कि अध्यक्ष हैं ऑटोस ड्राइव, ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि नॉन अमेरिकन कंपनीज, ऑटो कंपनीज का है। उन्होंने ये कहा है
कि टैरिफ से संयुक्त राज्य अमेरिका में कारों का उत्पादन और बिक्री करना अधिक महंगा हो जाएगा। यानी जब ज्यादा टैरिफ लगेंगे तो फिर कार खरीदना महंगा हो जाएगा, कीमतें बढ़ेंगी, उपभोक्ताओं के लिए कम विकल्प होंगे और अमेरिका में विनिर्माण नौकरियां कम होंगी। ट्रंप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो जॉब्स हैं वो बढ़ेंगी, जबकि जेनिफर सफायन जो कि अध्यक्ष हैं ऑटो स्ट्राइक की, जो कि नॉन अमेरिकन जो ऑटो कंपनीज है उनका एक संघ है, वो कह रहे हैं कि नौकरियां कम होंगी। इसका असर समझने के लिए 6 से 7 महीने का इंतजार करना होगा। और इसी तरह के कुछ सुर हमें ब्रिटेन से भी सुनाई दिए। ब्रिटेन में जो माइक हाबिस हैं, जो कि सीईओ हैं SMMT के, उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, लेकिन फिर भी ये निराशाजनक है और ये एक झटका है। माइक हाबिस सीईओ SMMT, ये भी एक संगठन है जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है ब्रिटेन से। तो आप समझें कि यूरोपियन यूनियन, पहले ब्रिटेन इसका हिस्सा था, ब्रिटेन अब ब्रेग्जिट के बाद बाहर है, तो ब्रिटेन भी विरोध कर रहा है, कनाडा भी विरोध कर रहा है, EU भी विरोध कर रहा है। तो एक तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ ये विरोध के सुर जारी हैं। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और आज चर्चा ट्रंप के टैरिफ वॉर का भारत के ऊपर असर की। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब हम चलते हैं हमारे वरिष्ठ अर्थशास्त्री रजत कथुरिया जी के साथ। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। रजत जी, बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और अब मेरी आवाज आपको मिल रही है। जी, आ रही है। नमस्कार रजत जी। तो सबसे पहले यही कि ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा चल रही है कि भाई अब क्या होगा, कितने समय बाद इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और खासतौर पर इंडिया स्टोरी, क्या कुछ आकलन है आप सभी लोगों का? तो इंडिया पे तो इसका जो असर होगा दो तरफा हो सकता है। एक गेन भी हो सकता है हमें, एक नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इस तरह होगा क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सपोर्ट तो करते हैं गाड़ियों का, यूरोप और यूएस को, ट्रक्स का एक्सपोर्ट करते हैं, कारों का भी एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर असर पड़ेगा। ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही करते हैं, तो उस पर जरूर असर पड़ेगा। लेकिन जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं उस पर हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट है, निर्यात है ज्यादा यूएस में, उस पर ज्यादा असर पड़ेगा और उसका भी असर दो तरफा हो सकता है। हम गेन भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ हम पे टैरिफ नहीं लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सब देशों पे लगाया है। और अगर हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं, जैसे कनाडा पे भी लगाया है, मेक्सिको भी लगाया है और यूरोप पे भी लगाया है, और मेक्सिको और कनाडा से ज्यादा ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। तो अगर वो जो मार्केट है, अगर हम उस मार्केट को कैप्चर कर सके, उस मार्केट को ले सके हिंदुस्तान में, बिकॉज हमारे लेबर कॉस्ट अभी थोड़े कम है उनसे, कनाडा से और मेक्सिको से, तो उसका फायदा हो सकता है। लेकिन टैरिफ लगेगा तो डिमांड कम होगी वहां यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसका असर पड़ सकता है। तो हमें आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए, जो हम इतने सालों तक नहीं कर सकते। जो कहते हैं ना कि इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री कहते हैं कि कंपटीशन ज्यादा होनी चाहिए हिंदुस्तान मार्केट में, ज्यादा प्रोटेक्शन है हिंदुस्तान मार्केट में, कंपटीशन होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौका दिया है हमें, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है, जैसे बहराम में एक मौका है। तो इस बहराम में जो मौका है हमारे लिए वो ये है कि हमें ज्यादा स्पर्धा अपने जैसे अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे, प्रतिस्पर्धा हमें अपने मार्केट में ज्यादा करने का मौका है। और ऑटोमोबाइल एक ऐसा क्षेत्र है जो जॉब्स भी क्रिएट करता है हिंदुस्तान के लिए और एक्सपोर्ट भी कर सकता है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सपोर्ट कंपटीशन ज्यादा करना पड़ेगा और थोड़ा लेबर को हमें ज्यादा प्रोडक्टिव करना। जिस तरह से आपने ऑटो कंपोनेंट की बात की, $21 बिलियन का जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, उसमें 1/3 यूएस को करते हैं पूरे के पूरे कंपोनेंट में, इसलिए इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन सर, ये जो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अगर कनाडा, और कनाडा ने तो बहुत ही बड़ा बयान दिया कि सारे के सारे रिश्ते हम खत्म माने, कनाडा और यूरोपियन यूनियन एक साथ आते हैं और टैरिफ लगाते हैं, कुछ रिटेलिएशन करते हैं, तो हम और बड़ा टैरिफ लगाएंगे, जो पहले से तय है उससे भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। अगर ऐसा होता है सर, तो फिर क्या आपको तस्वीर नजर आती है? क्योंकि बहुत मुश्किल है
जापान जैसे बड़े देशों के लिए या फिर यूरोपियन यूनियन के लिए जापान की तरफ से हालांकि कोई रिएक्शन अभी हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो ऑटो एक्सपोर्ट के दुनिया में बड़ा नाम है। तो क्या आप देखते हैं अगर रिटेलिएशन पे रिटेलिएशन होता है तो फिर उसका ये जो इम्पैक्ट है, डोमिनो इफेक्ट, कहां तक जा सकता है? तो ये काफी हो सकता है। ये इसमें अभी पता नहीं है हमें, ये जाहिर नहीं हुआ है कि वो सब देशों पे लगाएंगे या उन्हीं देशों पे लगाएंगे जो रिटेलिएट करने हैं। Okay. हमने ऐसा नहीं कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे। हमारी जो बैक चैनल डिस्कशन हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स से, मुझे जहां तक ख्याल है, मेरा जहां तक ख्याल है वो है कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो भी कम करेंगे कुछ टैरिफ और हम भी कुछ टैरिफ कम करेंगे। तो अगर वो हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये जो रिटेलिएटरी टैरिफ का असर यूनाइटेड स्टेट्स पे जाके दोबारा पड़ेगा, वो डोमिनो इफेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो शायद हम पर नहीं पड़ेगा और हमें थोड़ा फायदा होगा इससे। लेकिन दुनिया में इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि कीमतें बहुत महंगी हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगा। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाता है, तो वो ग्लोबल लेवल पे पूरा इफेक्ट होगा। ये नहीं कि वो सीमित रहेगा अमेरिका में या कनाडा में, अमेरिका पूरे। सर, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। अब एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपसे सवाल करता हूं कि अमेरिका में जो वहां के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, वो स्वयं ये कहते हैं कि जो महंगाई दर का दबाव अमेरिका में बढ़ सकता है और जो ग्रोथ रेट है वो पहले से कम रहेगी, यानी जो इन्फ्लेशन रेट है वो ग्रोथ रेट से ज्यादा रहेगी अमेरिका में। इसका इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट पे, ओवरऑल जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं ग्लोबल, उस पर क्या असर देख रहे हैं सर आप? बिल्कुल, बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा अगर ये चलता रहा। जैसे हम कहते हैं कि एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1933 में, और अर्थशास्त्री अभी कंपेयर करने लगे हैं इस सिचुएशन को जो अभी करंट स्थिति हमारी, ग्रेट डिप्रेशन। मतलब अगर खुदा ना खास्ता ये अगर ग्रेट डिप्रेशन की तरफ चला जाता है तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। ये लिमिटेड, ये सीमित नहीं रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स तक, ये पूरी दुनिया में असर पड़ जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन, तो डेट लेवल बढ़ जाएंगे, हाउस होल्ड्स को बोरो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। और अगर वो जो ग्रोथ रेट है अगर इंटरेस्ट रेट से कम हो जाता है तो मतलब हम डेट ट्रैप के सिनेरियो में भी आ सकते हैं। और हिंदुस्तान में आपको पता ही है, लोगों ने अभी काफी हद तक बोरोइंग्स की हुई हैं दुनिया में लोगों ने। सर मैं आऊंगा आपके पास, मैं एफएम का जो रिएक्शन है इस टैरिफ वॉर पे, उस पर सुना देता हूं कि जो वित्त मंत्री ने कल संसद में क्या कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान पर जो इस संबंध में जो हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम सीमा शुल्क में सुधार के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को हर लिहाज से निवेश के लिए अनुकूल बनाया जाए। यानी भारत सरकार का जो फोकस है वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने पर है। और शायद इसी की रोशनी में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका जिक्र रजत कथुरिया साहब कर रहे थे, उसके नेगोशिएशन जारी। आइए सुनते हैं वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है। The tariff war has started. So in response to the tariff announcements made by President Trump, here are we doing it? No, we have been doing it from 2023. Steadily, every year, newer items are being brought in, keeping in mind Atmanirbhar Bharat, at the same time Viksit Bharat's requirements, as much as simplifying the customs duty and the compliance details. So this is an ongoing process. It is nothing to do with today's global situation, but a process which will continue even in the future. और इसी मुद्दे पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर के जारी बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, देश के हितों की रक्षा करेगा। गोयल ने यह भी कहा कि खेतीबाड़ी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों के साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं और साथ ही ये सारे के सारे लोग अमेरिका के साथ जो संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता है उसको लेकर के बहुत ही उत्साहित हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चर्चा बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और ये दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत की विकास की गाथा बरकरार रहेगी और देश वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती देना जारी रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन। और कथुरिया साहब, अब हम आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद दिसंबर तक फाइन प्रिंट्स हमें पता चल जाएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या कुछ बात चल रही है, तो क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं? और इस पूरी स्टोरी में चाइना कहां है सर? चाइना तो है ही, कंपटीशन बहुत है चाइना में, प्रोडक्टिविटी बहुत है। चाइना जैसे कहते हैं कि फैक्ट्री है दुनिया की। अब वहां तक पहुंचना हिंदुस्तान के लिए अभी
दिसंबर तक तो मुमकिन नहीं है, काफी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, 10-12 साल लग जाएंगे हिंदुस्तान को उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो चाइना रहेगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि चाइना से सप्लाई चेन जुदा हो जाएंगी, ये मुझे लगता है कि हो जाएंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होंगी, काफी वक्त लगेगा, क्योंकि चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जी। पूरी दुनिया को सप्लाई करता है चाइना। तो मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का जो प्रोसेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, यूएस इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये प्रोसेस जो वित्त मंत्री कह रही है बहुत समय से चल रहा है, ये बहुत वक्त से चल रहा है, लेकिन जो इस टैरिफ ने, जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने किया है, इसको एक गति प्रदान कर दिया। नहीं तो ये ये कंटिन्यू होता रहता, ये कोई कंक्लूजन इसका आता नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो ये टैरिफ ने किया है, इसको एक गति प्रदान किया, और हमें अब जल्दी है कि ये हम कर ले, इसको हम खत्म कर लें, क्योंकि नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं है वो कहां टैरिफ इंपोज कर। जो तरीका ये है ये करने का, ये जायज नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक लॉ ऑफ द जंगल, आपने एक मल्टीलैटरल प्रोसेस बनाया हुआ है, अगर आपको और अब सीधे से वापस खींच लेते हैं अपने आप को। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाँ, तो ये तो लॉ ऑफ द जंगल है। तो अब हम कह रहे हैं कि अब जायज नहीं है, लेकिन ये हमें जो हम कर रहे हैं, ये हमें पहले करना था। तो जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ईयू के साथ, यूके के साथ और यूएस के साथ हमें करना चाहिए, लेकिन ये जिस तरह से हम कर रहे हैं, जिस मौके पर हम कर रहे हैं, ये प्रोसेस जो है ये ठीक नहीं, जायज नहीं है ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। लेकिन हमारे लिए ये ठीक है, ये हमें पहले ही करना चाहिए था। तो जैसे मैं कह रहा था, ये क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी है, बहरा में एक मौका मिला है हमें, और इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। हमें चाइना से मुकाबला करने के लिए अभी काफी वक्त लगेगा, लेकिन ये मौका है। हमें अपनी ये शुल्क जो है, प्रोटेक्शन जो है, हमें इंडस्ट्री को बताना चाहिए कि यू कैन नॉट ओनली डेवलप ऑन द बैक ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। आप सिर्फ 100% के टैरिफ लेके आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, वो ठीक नहीं है। आप कंपटीशन के जरिए अपनी आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप करिए। और ये जो है एक मैसेज हमें दिया है, और पीयूष गोयल जी और निर्मला सीतारमण जी को ये मैसेज हमारे इंडस्ट्री को देना चाहिए कि प्रोटेक्शन अब नहीं रहेगा, आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। और हुकूमत की तरफ से भी हमें वो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मोदी साहब कह रहे हैं 10 सालों से, वो भी करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करना चाहिए। सर वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से सर, अगर हम स्टॉक मार्केट पे, और खासतौर पर हमने देखा कि कल खुद अमेरिका में जो ऑटो कंपनीज हैं उनके स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक प्राइसेस क्रैश हुए। किस तरह से आप देखते हैं, अमेरिका में भी विरोध के सुर हैं? ऐसा नहीं है कि अमेरिका के सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, मतलब गिरे हैं। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के भी स्टॉक गिरे हैं, और यूएस में भी गिरे हैं। ये तो जायज है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो रिएक्शन होता है वो इमीडिएट रिएक्शन होता है। लोग काफी कहते हैं कि पहले ज्यादा रिएक्ट कर जाता है और फिर ओवर टाइम वो संभल जाता है थोड़ा। तो मुझे लगता है ओवर रिएक्ट हो गया है, संभल जाएगा। जैसे चीजें क्लियर हो जाएंगी तो स्टॉक मार्केट भी संभल जाएगा। लेकिन इसमें जो ये महंगाई जो बढ़ेगी मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट भी देख रहा है कि महंगाई जरूर बढ़ेगी। और जो बाजार में जाते हैं, जो खरीदार बाजार में जाते हैं, वो खरीदने में उनको थोड़ी मुश्किल होगी। जैसे वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, बाजार में हूँ, बाजार का तलबगार नहीं हूँ, बाजार में हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। तो मैं खरीदने की हिम्मत या खरीदने की औकात नहीं रह जाती अगर महंगाई बढ़ जाती है। सर आज हमने एक नया चेहरा देखा सर, एक इकोनॉमिस्ट का, एक शायर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। और सबसे बड़ी बात की जो इन्फ्लेशन है, ग्लोबल इन्फ्लेशनरी खतरा है, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। उसका इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय हुआ है जब हम कोविड की मार से बाहर आए हैं, और कमोडिटी प्राइसेस का जो इन्फ्लेशन हमने देखा है, फ्यूल के मामले में, फूड के मामले में, वो थोड़ा सा ईज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर फिर से वापसी आ सकती है, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पूरी दुनिया में आ सकता है। लेकिन अब आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की दूसरी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आरबीआई सूचीबद्ध कंपनियों में व्यक्तिगत विदेशी निवेशकों की निवेश सीमा को दोगुना कर 10% करेगा। अभी ये 5% है। वहीं संयुक्त होल्डिंग सीमा को भी वर्तमान के 10% से बढ़ाकर 24% किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने टैंक रोधी हथियार प्लेटफॉर्म के NAMIS ट्रैक्ड संस्करण और 5000 हल्के वाहनों की खरीद के लिए फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ MOU साइन किया। इस सौदे की कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपए है।
राजस्व अंतर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में बाजार से 8 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा, ये पूरे साल के लोन टारगेट 14,82,000 करोड़ रुपए का 54% है। कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 12वें चरण की शुरुआत की। इसमें 7 कोल संपदा वाले राज्यों के 25 कोल ब्लॉक्स को नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। ये पहल देश में एक मजबूत कोयला क्षेत्र विकसित करने में योगदान देगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME कंपनियों को अगर कोई खरीदार 45 दिनों में भुगतान नहीं करता है तो उसे इसका कारण बताना जरूरी होगा। साथ ही देय भुगतान की रकम भी बतानी होगी। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना में ये जानकारी दी। सेबी ने इंडसइंड बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच शुरू कर दी है। हाल में बैंक के डेरिवेटिव कारोबार में 2100 करोड़ की गड़बड़ी सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया है। करदाताओं को चालू वित्त वर्ष के लिए लंबित टैक्स से जुड़े कामकाज निपटाने में सुविधा देने के लिए देश भर में आयकर विभाग के कार्यालय 29 से 31 मार्च तक खुले रहेंगे। करदाताओं की सुविधा के लिए सरकारी कामकाज करने वाले बैंक भी 31 मार्च तक खुले रहेंगे। RBI ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में ही सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा जोखा रखने की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में MSME लीडरशिप समिट 2025 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन 28 तरह के कामों की सूची है, जिसमें पिछड़े वर्गों से लेकर महिलाओं की कल्याण के लिए योजनाएं हैं। योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक 26 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका है।